Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today is first February. Okay, so I will be discussing today's newspaper in much details. Okay, in today's newspaper, I have got some very good articles which are highlighted here. The articles which I will be discussing is menstrual health in schools is integral part of right to life. This is the recent Supreme Court guidelines that educational institutions should take care of the menstrual health of women students, okay, female students, okay, and it is integral part of right to life. It should not be ignored. Get the point? The second article is a job well done, means how economic survey has beautifully highlighted what is the situation currently of Indian economy, right from banking sector, manufacturing sector, external sector. Every aspect has been touched by the economic survey, okay, and what volatilities are waiting ahead, what are the scenarios which global world is waiting ahead. Okay, what will 2006 and 2027 look like? Everything has been discussed. This is the editorial. Okay, green steel can shape India's climate trajectory. Okay, how we need to focus on green steel and how we need to improve our steel manufacturing or steel production. Okay, so is RTI's turn to get murdered? Asks Mallikarjun Khadge. The chief Congress party chief says that is it currently the time for RTI to come into the legislative scrutiny, because economic survey has also highlighted that we need to relook and we need to rethink on the Right to Information Act, and we need to modify it a bit. It has not given clear-cut recommendations what modifications are required, but it has said that national security, national interests are to be kept priority, and we should look at the Right to Information Act 2005. Before going into details, I will also discuss the basics of Right to Information Act. ठीक है, उसके बाद next है what have the new UGC, why have the new UGC regulations been stayed? काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रहा था, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर सच एन आर्टिकल जहां मैं एक ही गो में एक्सप्लेन करूं कि नए यूजीसी रेगुलेशंस क्या है, ये कौन से रेगुलेशंस को रिप्लेस कर रहे हैं, और इन रेगुलेशन से जो है किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आया, और क्यों क्यों इसके अगेंस्ट पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हुए, और क्यों ये रेगुलेशंस जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है बेसिकली अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा कि मेल्स एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी का ऑनसेट जब होता है, ठीक है, प्यूबर्टी का ऑनसेट जब होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ओवरीज का डेवलप होना और ओवम का रिलीज करना ओवरीज के द्वारा, ये फीमेल्स का सबसे अच्छा जो सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है, सबसे डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर माना जाता है फीमेल्स की प्यूबर्टी के ऑनसेट का. लेकिन जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है मोस्टली 12 ईयर्स के बाद, 13 ईयर्स के बाद, 14 ईयर्स के बाद, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है फीमेल्स के अंदर, तो ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में भी नहीं है. हालांकि जो नए लेबर कोड्स है वो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर जहाँ बात की है तो वहाँ ये भी कहा है वुमेन के लिए प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटीज़ होना. ठीक है, तो ये एक पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में था जिसमें ये कहा गया था कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, एमएचएम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, वरना क्या होता है कि व्हेन देयर इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट, तो उससे क्या हो जाता है कि ईदर शी रिजॉर्ट्स टू स्टेइंग बैक एट होम. क्यों? क्योंकि वो फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइडेड नहीं है, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, क्लीन हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल एंड फीमेल्स नहीं है, और अगर हैं भी तो फीमेल टॉयलेट्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे प्रॉपर डस्टबिन्स नहीं है, सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स नहीं है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से उन्हें डिफिकल्ट लगता है उस पीरियड में स्कूल जाना. ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया कि ये प्रॉपरली अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ और डिग्निटी का पार्ट होता है. ठीक है, डिग्निटी जो है ये एक एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है. डिग्निटी का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल को आप इतना अच्छा उसकी लाइफ कर देते हो कि उसको बिना ह्यूमिलिएशन के, बिना एक्सक्लूजन के और बिना सफरिंग्स के रहने लायक आप कर दो, तो समझना कि आपने एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड कर दी है. तो जब वुमेन चाइल्ड की बात आती है, वुमेन स्टूडेंट्स की बात आती है, फीमेल स्टूडेंट्स की बात आती है, तो ओवरऑल तो दे ऑल आर गेटिंग ए डिग्निफाइड लाइफ. बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली ए स्टिग्मा, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि मेल्स को भी
इसके बारे में सेंसिटाइज करो कि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, बायोलॉजिकल रियलिटी है, और ये सर्वाइव करते, ये प्लेनेट के सर्वाइवल का ही मेन सोर्स है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की भी जरूरत होती है, ठीक है। और गर्ल्स के पास इतनी ऑटोनॉमी तो हो कि वो डिसाइड कर सके कि उनको घर कब रहना है और स्कूल कब जाना है। अब ये ऑटोनॉमी कब खत्म होती है? जब उनको फोर्सफुली स्कूल न जाना पड़े उन दिनों जब वो जाना भी चाहें, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो हैं तो उस टाइम पे जो है कम से कम उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही अगर स्कूल में, तो वो एब्सेंटिज्म कर लेती है, फोर्स्ड एब्सेंटिज्म। तो फिर उनकी जो ऑटोनॉमी है वो कहाँ रह जाती है, ठीक है। और ये भी नहीं कह रहे कि एक स्टेट चाइल्ड को फोर्स नहीं कर सकती उसकी डिग्निटी या एजुकेशन के बीच में चूज करने के लिए, ठीक है। डिग्निटी चूज करना है तो घर में बैठो उस टाइम पीरियड में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ऐसा आज का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, अगर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे तो उसको चूज नहीं करना पड़ेगा डिग्निटी और एजुकेशन के बीच में। वो डिग्निफाइड वे में स्कूल जाएगी, वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितना भी चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजल प्लेसेस, एवरीथिंग इज देयर इन द स्कूल्स। अगर सब चीजें स्कूल्स में है तो तब जाके बहुत ही बढ़िया उसको ऑटोनॉमी मिलेगी और उसको चूज नहीं कर पाना पड़ेगा डिग्निटी विद एजुकेशन। इवन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड शी विल बी लिविंग एज नॉर्मल एंड एज डिग्निफाइड लाइक द नॉर्मल अदर डेज, ठीक है। तो उसके बाद किसी को अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ की आप मेजर्स डिनाई कर रहे हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गर्ल्स विल शो इक्वल पार्टिसिपेशन इन द स्कूल, ठीक है। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का सप्लाई जो है वो भी इंश्योर करने के लिए बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर फ्री नैपकिन्स, अच्छा स्पेयर यूनिफॉर्म्स भी होना चाहिए, स्पेयर इनरवियर्स भी होना चाहिए, डिस्पोजेबल बैग्स भी होना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जितनी भी एग्जिजेंसीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऑल नेसेसरी मटेरियल मस्ट बी पुट इन प्लेस इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर द एडोलेसेंट गर्ल्स आर स्टडिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज जहां पे लोग ध्यान नहीं देते, तो ये ध्यान देने वाला एरिया है, ठीक है। सो a job well done. Economic survey has said, global economic survey, global economics, वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा टर्मोइल है, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी कहा कि इंडिया के लिए आने वाला सिचुएशन जो है बिट स्टेबल हो सकता है। क्यों? इंडिया जो है अंदर से काफी स्ट्रेंथेंड है। वो कैसे स्ट्रेंथेंड है? अंदर से जो स्ट्रेंथेंड है इंडिया, उसको डिफाइन भी किया इकोनॉमिक सर्वे ने टर्म entrepreneurial state, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड द टर्म, व्हाट इज entrepreneurial state, ओके। entrepreneurial state, स्टेट, जब मैं वर्ड स्टेट यूज कर रहा हूं ब्रॉडर पॉलिटिकल साइंस की एक्चुअल मीनिंग में स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है। तो entrepreneurial स्टेट क्या होता है? entrepreneurial स्टेट एक ऐसा स्टेट जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए विलिंग हो, ताकि चेंजिंग टाइम्स के साथ वो अपने आप को अडेप्ट कर सके, इकोनॉमिक शॉक से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो एंटरप्रेन्योरियल स्टेट के फॉर्म में डिफाइन किया है इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया को, और कहा है कि इंडिया में जो है काफी ज्यादा पॉलिसी चेंजेस बहुत ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाए जितने भी एक्सटर्नल शॉक्स थे वो, ठीक है। मैक्रो लेवल पे एक प्रॉब्लम लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने जो हाईलाइट की वो है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी उसने इसलिए नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसका मेन कॉज क्या कहा है? मेन कॉज कहा है कि आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, जो पैसा बाहर जा रहा है, इन्वेस्टर जो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, इसकी वजह से जो है हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। आउटफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएसए में सबसे ज्यादा ग्रोथ है इस समय, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस वजह से है? बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें लोगों को फ्यूचर दिख रहा है। तो हमको अपनी एबिलिटी जो है वो बढ़ानी है। लेकिन एट द सेम टाइम, मैंने पहले एक आर्टिकल में बताया था, आज भी बता रहा हूं कि वीक रुपी का एक फायदा होता है कि हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज को हम दे रहे हैं सामान, उनको कम डॉलर्स हमें पे करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी रुपी वीकन हो जाती है। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ जाती है, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा है कि हम अपनी जो मेनली जो रियलिटीज है, हमारा डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको हम बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाए हैं। 9.2% से हम 4.4% पे आ गए पिछले 4 साल में, कोविड के बाद, ठीक है। लेकिन ये कहा कि स्टेट्स की जो रेवेन्यू की पोजीशन है वो थोड़ा खराब चल रही है और इसको हम इग्नोर
नहीं कर सकते। स्टेट्स रेवेन्यू पोजीशन हैज बीन डिटेरियोरेटिंग, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत बेटर पिक्चर खींची है, रिकमेंडेशंस दी है, रिफॉर्म्स बताए हैं, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स में फोकस किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि क्या आरटीआई का टर्न है अब मर्डर होने का। ठीक है, और आरटीआई का टर्न है अब मर्डर होने का, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो चीफ है इस समय। ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जानो कि आरटीआई है क्या। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। ठीक है, 2005 में इस एक्ट को लाया किस लिए गया था, ताकि सिटीजन्स को फ्री एक्सेस रहे जितनी भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। जब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है एज ए सिविल सर्वेंट, वो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन मैं इन द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के पास भी चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनलेस वो वाली इंफॉर्मेशन है जिससे सिक्योरिटी, सवर्निटी, यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो थ्रेटन हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब लोगों के पास हर एक चीज का इंफॉर्मेशन होगा, तो एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर सके। और अकाउंटेबिलिटी माना जाता है इट इज अ प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस की लाइन में ही इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया 2005 में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो मेन कंपोनेंट है, ये सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सिवाय उनके जो एक्सक्लूड की गई है इसके प्रोविजन से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसकी फीस सिर्फ मात्र 10 रुपए होती है, और जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट या पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी पर्सनल इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, इस चीज को प्रिजर्व करने के लिए सेफगार्ड्स थे इस एक्ट में। ठीक है, सेक्शन 8 क्लॉज 2 इस एक्ट का कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 22 क्या कहती है कि जितने भी आपने जो भी आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दूसरे लॉज के साथ अगर इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, आरटीआई एक्ट कहता है कि जो भी इंडिया की सवर्निटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक या साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म करे, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिनाई किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया इसमें, कब, 2019 में। 2019 में जब इसमें अमेंडमेंट लाया गया तो उसमें क्या किया गया कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, सीआईसी, या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल, 5 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इनकी सैलरी, टर्म्स ऑफ ऑफिस और इनका सर्विस का जो कंडीशंस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, अब गवर्नमेंट। ये कब अमेंडमेंट हुआ, 2019 में। ये अमेंडमेंट को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि अगर आपने गवर्नमेंट के हाथ में रख दिया इनका सैलरी भी, टर्म ऑफ ऑफिस भी, कंडीशंस ऑफ सर्विस भी, तो ये लोग न्यूट्रली फंक्शन कर पाएंगे क्या। तो इनकी न्यूट्रलिटी, इनकी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कहा गया कि इसको जो है अभी भी आपने इसको करना था, जैसे कि द एक्सपेंसेस शुड हैव बीन चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि वोटेबल पार्ट नहीं होता पार्लियामेंट का, बजट का। तो पार्लियामेंट के हाथ में ये सारी चीजें देना मतलब आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को गवर्नमेंट के उस पे डाल रहे हो, ठीक है, प्रेरोगेटिव पे डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस इसकी बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स, 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है, या आदर्श सोसाइटी स्कैम, या फिर मनरेगा में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितने भी लीकेज या लूप होल्स है, आरटीआई के थ्रू काफी ज्यादा हाईलाइट हुए। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आरटीआई जो है अब मेजर चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है कि जितने भी जो आरटीआई एप्लीकेंट्स हैं उनको यूजुअली इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और इंफॉर्मेशन देने वाला जो ऑफिसर होता है उसको कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। ठीक है, हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो है वो डेजिग्नेटेड है। उनको 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेंट ने चाहे हाईएस्ट पब्लिक अथॉरिटी पे अप्लाई किया है तो विद इन 30 डेज अगर लोवेस्ट से इंफॉर्मेशन मिलना है तो वो सारा हाईएस्ट से लेके वो आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफर होकर लोवेस्ट ऑफिसर के पास आए, और लोवेस्ट ऑफिसर 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन दे दे उसको, नॉट विद फ्रॉम द रिसीप्ट, फ्रॉम द एप्लीकेशन जिस दिन से अप्लाई किया है एप्लीकेंट ने। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं देता इंफॉर्मेशन विद इन डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम तो फिर क्या होगा, फिर इसमें वो जाएगा फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, अपील में जाएगा फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी से भी अगर उसको सोल्यूशन ना मिला तो फिर वो जाएगा
सेकंड एपिलेट अथॉरिटी और फाइनल एपिलेट अथॉरिटी। फाइनल एपिलेट अथॉरिटी तो फाइनल अपील में जाएगा, ठीक है, जो यूजुअली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। तो एक्सेसिव डिलेज हुए हैं इस समय, जो किस मोस्ट ऑफ द जो मैटर्स हैं, कई सारी जगह देखा गया कि आरटीआई के इश्यूज जो है वो 1 साल से ज्यादा डिले हुए हैं, ठीक है। दूसरा मेन इशू है वेकेंट पोजीशंस। बहुत जगह पे 2022, 23, 24 में नोट किया गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट जो है वो पूरी तरह से वेकेंट कर दी, ठीक है, और कई सारे नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी अपॉइंट नहीं किए गए, ठीक है। उसके बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में ये 2 केस स्टडीज है जहां पे कमीशन जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑल टुगेदर वो डिफंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश कमीशन फंक्शन विदाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहां पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है वो वेकेंट है, ठीक है। तो लॉ के कई सारे लॉज भी ऐसे लाए गए जिसके थ्रू आरटीआई एक्ट का इरोजन हुआ, ठीक है। इरोजन कैसे हुआ, जैसे अभी मैंने बताया, अमेंडमेंट ने जो 2019 में अमेंडमेंट की गई उसमें क्या किया गया कि पार्लियामेंट के डिस्पोजल पे रख दिया इनकी सैलरीज, टर्म्स ऑफ ऑफिस एज वेल एज द कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, टेन्योर वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद अभी 2023 में डीपी डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स नोटिफाई किए गए 2025 में, लेकिन ये एक्ट पास किया गया था 2023 में। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 8A। सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पर्सनल डेटा किसी का भी आरटीआई के थ्रू आप शेयर नहीं कर सकते। हालांकि सेम सेक्शन 8 क्लॉज 2 था आरटीआई एक्ट में, जो कहता था कि अगर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा है तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते थे, लेकिन अब पूरी तरह से इस पर ब्लैंकेट बैन कर दिया। पर्सनल इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी डिस्क्लोज एज पर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 2025। एक्ट है ये 2023 का, ठीक है। अच्छा, इसमें और ज्यादा एग्जेम्पशंस जो थी पहले वो कम थी और बढ़ा दी गई, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो इज अवे रॉ, ठीक है, देन सर्ट, ओके। ये सारी चीजें जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है 1923 का, इसके थ्रू इनको क्या कर लिया गया, आरटीआई के प्रीव्यू से बाहर निकाल दिया। आरटीआई का सेकंड शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज आरटीआई के प्रीव्यू में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस, लोकल बॉडीज, कौन कौन। तो उसमें से हटा दिया गया आईबी जैसा, रॉ, सर्ट, इन सारी एजेंसीज को हटा दिया। तो एक्सक्लूजन लिस्ट धीरे धीरे बड़ी करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उनका फेट बहुत खराब हुआ, कई कई जगह पे बहुत सारे लोगों की पिटाई भी हुई, 1-2 डेथ्स भी हो गई आरटीआई एक्टिविस्ट की, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एक्सपोज द expose various issues, various irregularities in government functioning. This is what has been alleged. ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्टिविस्ट को बचाने के लिए एक और एक्ट लाया था कि कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट की किसी भी इरेगुलरिटी को एक्सपोज करता है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014। लेकिन ये पूरी तरह से बहुत प्रॉपरली सही तरीके से इंप्लीमेंटेड इस समय नहीं है। तो ये है आरटीआई का बेसिक्स। अब आज का जो आर्टिकल है वो है ये वाला कि क्या अब आरटीआई की बारी है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के इस समय प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे मनरेगा को, जो मनरेगा के साथ फेट हुआ, ठीक है, जो बाकी स्कीम्स के साथ फेट हुआ, ठीक है, तो क्या अब आरटीआई के साथ भी वही फेट होने वाला है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि आरटीआई एक्ट को री एग्जामिनेशन की जरूरत है। री एग्जामिनेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें कई सारी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्विस रिकॉर्ड्स। देयर आर वेरियस कॉन्फिडेंशियल सर्विस रिकॉर्ड्स एंड देयर इज ऑल्सो एक्सप्लोरेटरी और ड्राफ्ट पॉलिसी रूल्स। वो पॉलिसी जो अभी पूरी बनी नहीं है, अभी ड्राफ्ट के फॉर्म में है, बाहर नहीं आई पब्लिक डोमेन में, लोग आरटीआई के थ्रू वो पॉलिसी बाहर निकाल लेते और उस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। तो ऐसा जो ड्राफ्ट पॉलिसी रूल्स हैं या जो कॉन्फिडेंशियल सर्विस रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए आरटीआई के अंडर में, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करने के लिए एफर्ट्स है। क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करने के लिए एफर्ट्स है। और उन्होंने 2-3 केसेस और भी फ्लैग किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई जब से 2014 में अभी वाली गवर्नमेंट पावर में आई है तो उसने कहा कि 26,000 से ज्यादा आरटीआई केसेस जो है एज ऑन डेट 2025 में पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें सेंटर डिटरमाइन करता है टेन्योर भी, सैलरीज भी और
सर्विस कंडीशंस भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, उसकी वजह से क्या हो गया, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, ठीक है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये भी हाईलाइट किया है कि डेटा प्रोटेक्शन रूल्स का जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 है, जो कहता है कि पर्सनल डेटा आप आरटीआई के अंडर शेयर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जो भी आरटीआई के ऊपर अटैक कर रहे हो, इसकी वजह से आप प्राइवेसी को वेपनाइज कर रहे हो, यू आर वेपनाइजिंग प्राइवेसी। और प्राइवेसी जब आप वेपनाइज करोगे, इससे गवर्नमेंट ऑफिसेस की डिक्लाइन हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी जब डिक्लाइन हो गई तो दिस विल बी अ बिग ब्लो टू गुड गवर्नेंस, दिस विल बी अ बिग ब्लो टू गुड गवर्नेंस। सो अभी देखते हैं अगर आरटीआई में कोई चेंज आता है तो वी विल डिस्कस फर्दर, लेकिन एज ऑन डेट हम ये मैं इस चीज से एग्रीड हूं कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पेंडिंग बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो वैकेंसीज जो है वो हो जानी चाहिए फुलफिल। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वैकेंसी जो है वो दिसंबर 2025 तक फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि पिछले 11 सालों में ये 7वीं दफा ऐसा हुआ है कि जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वैकेंसी को वेकेंट रखा गया है, ठीक है। वेरी गुड आर्टिकल, प्लीज रीड इट। आर्टिकल एज पर से उतना सही नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स के साथ मैंने बता दिया, तो बेसिक्स और ये एडवांस मिला के बहुत अच्छा आर्टिकल हो गया। आरटीआई इसमें मुझे लगता है पूरा आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन स्टील कैन शेप इंडियाज क्लाइमेट गोल्स ट्रेजेक्ट्री। हमारे क्लाइमेट गोल्स ट्रेजेक्ट्री क्या है, हम हमेशा हर कंट्री इस समय अचीव करना चाहती है नेट जीरो। नेट जीरो मीन्स जीरो एमिशंस ऑफ कार्बन CO2, ठीक है। लेकिन जीरो एमिशंस नहीं हो सकता, लेकिन जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना अगर हम स्क्वेस्ट्रेट कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, मिटिगेट कर पाते हैं, तो वो नेट जीरो ही कहलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ग्रीन स्टील का क्या रोल है, उससे पहले आपको ग्रीन स्टील का टेक्सोनॉमी समझना पड़ेगा। ग्रीन स्टील क्या है, व्हाट इज ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी बेसिकली नॉमेनक्लेचर है कि ग्रीन स्टील को आप किस चीज को ग्रीन स्टील बोलोगे और कैसे ग्रीन स्टील को रेटिंग करोगे। 5 स्टार रेटेड ग्रीन स्टील, 4 स्टार रेटेड ग्रीन स्टील या 3 स्टार रेटेड ग्रीन स्टील, ठीक है। आप इसको सिंपल समझो, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग स्टील, जब आप क्या कर रहे हो, स्टील प्रोडक्शन कर रहे हो, स्टील प्रोडक्शन ऑलवेज लीड्स टू एमिशन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। CO2 इक्विवेलेंट्स, इट लीड्स टू एमिशन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट्स, मीन CO2 का इक्विवेलेंट्स जो है उसका एमिशन जो है स्टील प्रोडक्शन में होता है। अगर आप 1 टन स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर उसमें 2.2, ये थ्रेशोल्ड माना गया कि यूजुअली नॉर्मल प्रोसेसेस से 1 टन स्टील प्रोडक्शन से 2.2 टन ऑफ स्टील CO2 इक्विवेलेंट एमिशन होना चाहिए। ये रूटीन चीज है, ये क्या है, रूटीन चीज है, ठीक है। इसको आप नॉन ग्रीन स्टील बोलते हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोसेस में जब 1 टन स्टील का प्रोडक्शन होता है, 2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट्स एमिट होते हैं, ये नॉर्मल स्टील प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर 1 टन स्टील में, इफ 1 टन स्टील यू आर प्रोड्यूसिंग एंड यू आर एमिटिंग लेस देन 1.6 tons of CO2 equivalent. If you are producing 1 ton of steel and you are emitting less than 1.6 ton of CO2 equivalent, 1.6 ton, then it is called as 5-star rated green steel. It is called as 5-star rated green steel कि आप 1.6 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट से कम एमिशन कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 5 स्टार। अगर आप 1 टन प्रोडक्शन ऑफ स्टील में 1.6 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट टू 2.0 CO2 इक्विवेलेंट एमिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इतना प्रोडक्शन से इतना एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 4 स्टार रेटेड ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील मगर फिर भी कहलाया जाएगा, क्योंकि अब 2.2 टन का जो थ्रेशोल्ड है उससे कम CO2 इक्विवेलेंट्स एमिशन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप 1 टन स्टील प्रोडक्शन कर रहे हो, 1 टन स्टील प्रोडक्शन कर रहे हो और 2 टन ऑफ
CO2 इक्विवेलेंट से लेकर 2.2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज 3-स्टार रेटेड ग्रीन स्टील, 3-स्टार रेटेड ग्रीन स्टील। और अगर आप 2 टन से ज्यादा कर रहे हो तो ये ग्रीन रेटेड स्टील नहीं होगा। सो 3-स्टार, 4-स्टार, 5-स्टार, ये थ्रेशोल्ड पहले याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये रेटिंग जो है कब कब जो है कितने कितने टाइम के बाद जो है ये रिवाइव किए जाएगी। ये लिमिट्स जो है, लिमिट्स अभी आज की लिमिट है 1.6 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट से नीचे अगर एमिशंस करते हो 1 टन स्टील प्रोडक्शन में, तो वो स्टील प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 5-स्टार रेटेड स्टील। लेकिन क्या पता आगे हम 1.6 की जगह 1.3 कर दें कि 1.3 टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर्स पर टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड, तो इसको हम 5-स्टार कहने वाले हैं। मतलब थ्रेशोल्ड अगर चेंज करेंगे तो ये कितने टाइम के बाद चेंज करना है? द थ्रेशोल्ड्स आर बेसिकली रिव्यूड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयरली रिव्यू होता है थ्रेशोल्ड्स में, ठीक है। तो अभी जो है यही वाले थ्रेशोल्ड्स चल रहे हैं हमारे ग्रीन स्टील की टेक्सोनॉमी में। तो ग्रीन स्टील को क्या कहते हैं कि कितनी ग्रीननेस है उसमें, कितना कम CO2 इक्विवेलेंट वो इमिट करता है, ठीक है। अब ये ग्रीन स्टील हमारा कैसे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्टील सेक्टर में जो स्टील सेक्टर इज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हम एक साल में 125 मिलियन टन ऑफ स्टील जो है प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा टारगेट है कि हम आगे 400 मिलियन टन जो है स्टील प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर कार्बन एमिशन कम करोगे, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन जो 125 मिलियन टन है, ये 12% हमारा CO2 एमिशंस करता है या कार्बन एमिशंस करता है कंट्री की। तो अगर इसमें कार्बन एमिशंस कट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपने नेट जीरो टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि हमको एमिशंस कट करना टॉप प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये वाले सेक्टर में हम कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको, हालांकि थोड़ा सा इसमें 2 चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कंटिन्यूड डेवलपमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट मीट करने के लिए जो है ये चीज बहुत सही है, लेकिन इसमें हमको एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन जो है दैट शुड रिप्लेस एज द कोल बेस्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है। जैसा चाइना ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया। यूरोपियन यूनियन का एक और मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो वो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है एज पर CO2 एमिशंस। कितना CO2 एमिशंस किया है आपने उस चीज के प्रोडक्शन में जो आप इंपोर्ट कर रहे हो यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो ऐसे मैकेनिज्म्स इंडिया में भी डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्टील को ही ग्रीन कर दें तो हमको यूरोपियन यूनियन जो है एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी स्टील एक्सपोर्ट करने के लिए, और बाकी कंट्रीज में हम लीड ले सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अभी स्टील प्रोडक्शन तो कर रही हैं लेकिन ग्रीन नहीं कर पाए अपने स्टील प्रोडक्शन को। तो अर्ली मूवर्स टुवर्ड्स ग्रीन स्टील विल ऑलवेज हैव अ विनिंग एज ओवर अदर्स। इसीलिए टाटा स्टील ने हाइड्रोजन इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है ब्लास्ट फर्नेसेस में जहां स्टील प्रोडक्शन होता है। वैसे ही जिंदल स्टील वर्क्स, JSW स्टील ने भी ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लिया, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अपनी ब्लास्ट फर्नेसेस को मॉडर्नाइज कर रही है ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हमको बोल्ड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो है यहाँ पे बनानी है, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमको जो पायलट प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं टाटा स्टील भी या JSW स्टील भी, तो इनको जो है आप एक्चुअली प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो रखने चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि जो है हम प्रॉपरली ग्रीन स्टील की तरफ मूव कर सके, ठीक है। अब हमको ग्रीन स्टील रोड मैप जो है हमने लॉन्च किया बेसिकली 2025 में। वी हैव लॉन्च्ड अ ग्रीन स्टील रोड मैप, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कोल बेस्ड एनर्जी से हम ग्रीन स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसको किस चीज पे कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पे कन्वर्ट कर लेंगे। उससे स्टील सेक्टर का डीकार्बनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हमने जो ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जो हमने लॉन्च किया 2024 में, ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी।
तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, या फिर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना, कार्बन इंटेंसिटी इमिशंस को कम करना, ये सारी चीजें। और दूसरा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जिसमें एमिशंस की आपको लिमिट मिलती है कि आपको 100 टन इक्विवेलेंट का एमिशंस करने का अलाउड है, लेकिन आपने सिर्फ 90 टन किया तो 10 टन आपके पास अभी भी लिमिट है, तो आप वो उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, CCC। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जो है, ये 10 टन का जो आपके पास बच गया, 1 टन इक्विवेलेंट ऑफ CO2 को एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आप 10 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट सेल कर सकते हैं उस कंपनी को या उस मैन्युफैक्चरर को जो एडिशनल 10 टन का CO2 इक्विवेलेंट का क्या करना चाह रहा है, एमिशन करना चाह रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो रेगुलेटर है इसका, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम का। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन स्टील में काफी सारे जो बैरियर्स हैं, लिमिटेड सप्लाई है, हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी है, इनसफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और जितना भी स्क्रैप मार्केट है स्टील के लिए, जो स्क्रैप लेने का मार्केट है वो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो ये सारी चीजें थोड़ा डिफिकल्टीज हैं हमको ग्रीन स्टील की तरफ मूव करने के लिए। लेकिन ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी मुझे नहीं लगता यूपीएससी के स्टूडेंट्स के सिवा किसी को पता भी होगा, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है। तो इसको ज्यादा सोशलाइज करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ऐसी भी कोई चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, अब इसमें हमको क्या करना चाहिए कि ग्रीन स्टील को अब ऑप्शनल नहीं समझना चाहिए, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, सेंट्रल करना चाहिए इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के लिए। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर हमको लीड करना है ग्लोबल लेवल पे, तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमको लेने पड़ेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जो हमको सीज करनी पड़ेगी। ओ वंडरफुल आर्टिकल, प्लीज रीड इट। ओके, व्हाई हैव द न्यू यूजीसी रेगुलेशंस बीन स्टेट? ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट कैंपसेस को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 2012 में कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, 2012 में कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कैंपसेस कंटिन्यू होता रहा। कई सारे डेथ केसेस हमने देखे, खास करके द डेथ ऑफ वन ऑफ द बिग कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग अराउंड रोहित वेमुला, रोहित वेमुला का केस रहा 2016 का। ठीक है, देन पायल तडवी 2019। ये कुछ केसेस हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए 2012 के रेगुलेशंस को मॉडिफाई करके 2025 में यूजीसी ने नए रेगुलेशंस लेकर आए। ठीक है, यूजीसी ने जो नए रेगुलेशंस लेकर आए, उसने कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑल फॉर्म्स में हटा देनी चाहिए। और ये किन किन सेक्शंस के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनके खिलाफ जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपसेस के अंदर, वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कोई डेफिनेशन नहीं बताई, जबकि 2012 के रेगुलेशंस में देयर वर 25 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि किन किन चीजों को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हो। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का वेग सा हमको डेफिनेशन तो पता है कि कास्ट के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, कास्ट या ट्राइब के बेसिस पे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स को अनफेयर ट्रीटमेंट देना, बायस ट्रीटमेंट देना, या कोई भी ऐसा एक्ट अगर कोई भी करे जो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन करे, तो उसको कास्ट सिस्टम कहा गया। ठीक है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा गया। लेकिन क्या करे, अगर उनको नाम से बुलाए तो, या अगर उनको कास्ट से बुलाए तो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, वेग है। वेगनेस की वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अगर नॉर्मल भी किसी से बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहे हैं, तो कल को उसने कंप्लेंट कर दिया कि इसने मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, तो इसमें 2012 वाले रेगुलेशंस में एक और इंस्टेंस था फेक कंप्लेंट्स को कर्व करने का। लेकिन फेक कंप्लेंट्स का प्रोविजन भी आपने 2025 के रेगुलेशन से हटा दिया। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हम पूरी तरह से हर वक्त कल्प्रिट के फॉर्म में चलते रहेंगे कैंपसेस में। एवरी टाइम वी विल बी वर्किंग, वी विल बी कंसिस्टेंटली बीइंग
forced to live as culprits. We will be presupposed टू बी परपिट्रेटर्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कंसिस्टेंटली आप हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए गद्दार नहीं मान सकते। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो सकता है, कैसे आप अवॉइड करोगे ये। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ अगर कोई अननेसेसरी फॉल्स फेक कंप्लेंट करे, उसके ऊपर क्या प्रोविजन है वो भी क्लियर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच था जिसके अंडर में सुपरविजन में ये रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसने ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को जो है थोड़ा सा लियर्ड कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि एक तो आप बनाओ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स एक, उसके बाद दूसरी चीज आपको बनाना पड़ेगा इक्विटी कमेटीज। क्या बनाना पड़ेगा? इक्विटी कमेटीज, ठीक है, इक्विटी कमेटीज। और इक्विटी कमेटीज के साथ आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड जो होगा वो कंसिस्टेंटली जो है सुपरविजन रखेगा कहीं पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए। इक्विटी कमेटीज जो है इंक्वायर करेंगी कंप्लेंट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो है फैसिलिटेट करेंगे कि हर किसी को प्रॉपरली जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए और उसके खिलाफ उनकी कंप्लेंट्स को प्रॉपरली रिड्रेस किया जाए, ठीक है। लेकिन इसका कॉम्पोजिशन कौन बताएगा? ये रेगुलेशंस में आपने इसका कॉम्पोजिशन भी नहीं बताया। कितने इसमें एसटी मेंबर्स होने चाहिए, कितने एससी मेंबर्स होने चाहिए, जुरिसडिक्शंस क्या होनी चाहिए, बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो इन रूल्स में वेगनेस बताई गई और मिसयूज के बहुत ज्यादा खतरा है इसमें, यह बताया गया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेके इसको स्टे कर दिया, ठीक है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, इथनिसिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें बताई गई थी 2012 के रेगुलेशंस में कि इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आपने 2025 के जो रेगुलेशन है उनमें बताया ही नहीं, 2026 के रेगुलेशंस में आपने बताया ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी कंपोजिशन नहीं बताई जो आपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इससे बेटर तो ये था कि जो 2012 के प्रोविजंस थे, 2000 प्रोविजन में हमारे पास प्रॉपरली बताया गया। अच्छा, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग नाराज नहीं है इससे, कई सारे जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि आप तो बता रहे हो ये यूजीसी रेगुलेशंस है, यूनिवर्सिटीज और हायर इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल होंगे। हायर इंस्टीट्यूशंस क्या है? आईआईटीज में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, आईआईएम्स में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, या बाकी पॉलिटेक्निक्स में, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में, इनमें एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये आप क्लैरिटी नहीं बता पा रहे, इसमें आपने क्लैरिटी नहीं दिया। और दूसरा ये भी आपने कहा कि इसमें जो है स्पेसिफिक जो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं वो भी आपने नहीं बताए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक अथॉरिटी थी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिस्क्रिमिनेशन में 2012 के प्रावधान में भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो भी आपने क्लियरली डिफाइन नहीं की है इसमें, ठीक है। तो ये 2012 के रेगुलेशंस को आपने स्ट्रेंथन किया है या डाइल्यूट किया है? दिस इज फॉर व्हाट इट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड प्रोटेस्टेड, एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टेड इट। वंडरफुल आर्टिकल आल्सो, रीड दिस आल्सो, ठीक है। आज के समाचार समाप्त हुए, ठीक है। कल बहुत अच्छे और समाचार लेकर हम आपके सामने आएंगे। कल रात को बजट लेकर आएंगे और इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल डिस्कशन भी लेकर आएंगे कुछ दिन के अंदर, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।